हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। बच्चों हम लोग चलते हैं आगे। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें भी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बच्चों मैंने न्यूक्लियर फिजन बता दिया था। बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़े थे बच्चों, एक एक पॉइंट को समझते हुए। न्यूमेरिकल्स अभी करना बाकी है, उससे पहले हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ेंगे बच्चों, एंड देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं और क्या क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से रिएक्शन होता है, सारा चीज़ हमने आपको बताया था। बच्चों मुझे पता है कि थोड़ा सा हम लोग जो है वीडियो थोड़ा स्लो अपलोडिंग हो रहा है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है बच्चों, मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। और फिर भी अभी बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आज न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद रेडियो एक्टिविटी बच जाएगा। रेडियो एक्टिविटी के बाद बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का द एंड हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि किस चैप्टर को फिर से शुरुआत किया जाए। तो एक बार बच्चों मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी के बाद, तो एक पूरा जो है एक उसको आपको ये जिम्मेवारी बनता है कि एकदम कमांड कैसे इस पर करें। जो कमांड करने के लिए एकदम इस सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ही स्कोरिंग है बच्चों, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार अगेन सुनना, मॉडर्न फिजिक्स जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो। तो इसको ये बहुत एक मेजर क्वेश्चन जो है इससे हमेशा पूछा जाता रहा है मॉडर्न फिजिक्स से बच्चों। तो खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब डिटेल्स पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। देखो चैप्टर पे कमांड करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है क्या कि बार बार उसका रिवीजन करना, जितनी बार हो सके उतना बार रिवीजन करना। जो जो क्वेश्चन कराया गया है कम से कम उसको बार बार करना, एंड देन आफ्टर खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं हूं अभिषेक राव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस दाऊदनगर। चलते हैं बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की, ठीक है। देखो बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या? यह फिजन का जस्ट उल्टा है। क्या है? फिजन का, न्यूक्लियर फिजन का जस्ट उल्टा है। न्यूक्लियर फिजन में हम लोग पढ़े थे बच्चों कि एक हैवियर न्यूक्लियाई जो होता है वह टू और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई में बच्चों ब्रेक करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? न्यूक्लियर फिजन कहते थे। फिजन टूटना, एक हैवियर न्यूक्लियस का दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करना, उसको हम लोग क्या कहते थे बच्चों? न्यूक्लियर फिजन कहते थे उस प्रोसेस को। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके बच्चों, कंबाइन करके और एक हैवियर न्यूक्लियस को फॉर्म करता है, हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। चलिए आइए जरा देखते हैं। द फिनोमेनन इन विच टू और मोर न्यूक्लियाई combine to form heavier nucleus, ठीक है। इसको हम लोग जनरल, इसका जो रिएक्शन होगा बच्चों इस तरह से देखेंगे। मान लीजिए कि A प्लस बी दो लाइटर न्यूक्लियाई है, ये दोनों कंबाइन करता है और इस तरह से प्रोडक्ट इसका C बनता है, और प्लस में कुछ एनर्जी रिलीज होगा बच्चों Q, और इसको हम लोग फ्यूजन कह रहे हैं। फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको हम लोग Q कह रहे हैं, Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों? इसमें जो C का स्टेबिलिटी है, C का जो स्टेबिलिटी है बच्चों वह ज़्यादा है किससे? A एंड B से। इसका स्टेबिलिटी जो है बच्चों, मतलब प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? जो मतलब हैवियर ये जो न्यूक्लियस आया ये ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? इन दोनों लाइटर न्यूक्लियाई से। वहीं अगर मास की बात की जाए बच्चों, मास ऑफ सी इज लेस देन, सी का जो मास होगा बच्चों वह कम होगा किससे? मास ऑफ ए प्लस बी से। क्लियर? सी का जो मास होगा बच्चों वो ए प्लस बी के मास से क्या होगा?
एम फॉर क्या है बच्चों, मास है, इसको ध्यान देंगे। एम का मतलब क्या है, मास है, इसको बढ़िया से समझेंगे। आप लोग हो सके तो पूरा लिख लेना कि मास ऑफ सी इज लेस देन मास ऑफ ए प्लस बी। क्लियर बात है बच्चों। तो यहीं से मास डिफेक्ट आ जाएगा। मास डिफेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, मास डिफेक्ट जो होगा डेल्टा एम जिसको हम लोग कहते हैं, वह क्या हो जाएगा, किसका मास ज़्यादा है, मास है ए प्लस बी का ज़्यादा, ये हो जाएगा बच्चों मास ऑफ ए प्लस बी माइनस मास ऑफ सी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मास डिफेक्ट कहेंगे। और इस तरह से जो एनर्जी आता है डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास डिफेक्ट। और इस तरह से जो एनर्जी आएगा डेल्टा ई, यह हो जाएगा बच्चों डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एम यू। क्लियर बात है बच्चों, यहां तक समझ में आया है। फ्यूजन क्या है एक बार फिर से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फ्यूजन क्या है, अरे फ्यूजन क्या है, फ्यूजन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और कुछ तो हमने बताया नहीं है, यही तो बात है, छोटी छोटी बातें हैं। क्या बात है बच्चों की, जो प्रोडक्ट होगा, जो हैवियर न्यूक्लियाई होगा, वह अपने रिएक्टेंट जो इसका है दो लाइटर न्यूक्लियाई, उसके स्टेबिलिटी से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है इसका। दूसरी बात हमने ये बताया आपको कि जो मास होगा सी का, या जो हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है, इसका जो मास होगा वह इन दोनों के मास से कम होगा। तो मास का जब वेरिएशन आ गया रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट्स में, तो वहां पे मास डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ ए प्लस बी क्योंकि यह ज़्यादा है, माइनस मास ऑफ सी क्योंकि सी का मास क्या है बच्चों, कम है। तो ये आ जाएगा मास डिफेक्ट। और इस तरह से इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगा डेल्टा ई, वो हो जाएगा बच्चों डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एम यू। क्लियर बात है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द नहीं है। तो इसको नोट करेंगे बच्चों, हम लोग चलेंगे आगे। चलेंगे बच्चों, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के रिगार्डिंग अच्छे से, बढ़िया से। देखो बच्चों, जो बाइंडिंग एनर्जी होगा या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यह दोनों ही सी का मतलब प्रोडक्ट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी। तो बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन both for C are greater than A and B। कहना क्या मतलब कि C का प्रोडक्ट का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है वह ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही क्या बतलाता है, स्टेबिलिटी बताता है। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उतना ही ज्यादा क्या है उस न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी है। और आपने पहले ही देखा कि सी का स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, उसका वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरह से अगर हम लोग चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, डेल्टा ई अगर हम लोग बच्चों निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एनर्जी ऑफ सी माइनस एनर्जी ऑफ ए प्लस बी, सिंपली। अगली अगर मैं बात करूं तो कहता है कि फिजन जो है, फिजन में जो बच्चों एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन जो होता है वह मच मोर ग्रेटर होता है एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। मतलब कहने का मतलब फिजन में जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजन जिसमें एक जो हैवियर न्यूक्लियस होता है वह ब्रेक करता है टू और मोर देन टू लाइटर न्यूक्लियाई में, उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है बच्चों पर फिजन जो एनर्जी रिलीज होता है मच मोर ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन
is much more greater than energy released per फ्यूजन। और अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा समझने वाला चीज कहता है बच्चों कि एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फिजन, एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फिजन, पर न्यूक्लियन एनर्जी जो है फिजन में वह बहुत कम होता है बच्चों एज कंपेयर टू एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन। देखिए कैसे, एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फिजन, फिजन में जो होगा बच्चों वह कितना हो जाएगा, आपने देखा था फिजन में यूरेनियम कितना कितना एनर्जी रिलीज हो रहा था, तो करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका बच्चों जो मास नंबर है 235, यही तो आएगा एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा बच्चों करीब करीब 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जो कि बहुत बहुत कम है बच्चों एज कंपेयर टू एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन। फ्यूजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 26/4, और ये आ जाएगा बच्चों करीब करीब 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। क्लियर बात है बच्चों, 100% यहाँ तक भी समझ में आया। ये क्या है, फ्यूजन और फिजन में हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करके देख लिए कि किसमें क्या ज़्यादा होगा। क्लियर बात है, मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको याद करने वाली चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन बच्चों हायर टेम्परेचर। पहला कंडीशन क्या, हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर किस लिए, देख फ्यूजन में हो क्या रहा है, फ्यूजन में क्या हो रहा है, समझिए यहाँ पे फ्यूजन में क्या हो रहा है, फ्यूजन में क्या हो रहा है, दो लाइटर न्यूक्लियाई पास में आकर के और क्या हो रहा है, एक हो जा रहा है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, दोनों पास आ जा रहा है, पास होकर के क्या बना रहा है बच्चों, एक हैवियर न्यूक्लियर बना रहा है। अब देखिए जब दो न्यूक्लियस पास आएगा तो उसमें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी होगा सिमिलर चार्जेस के बीच में। उस चार्ज को ओवरकम करने के लिए बच्चों लाइटर जो न्यूक्लियस है, जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाई होना चाहिए। और वो काइनेटिक एनर्जी हाई कहाँ से होगा, टेम्परेचर से। जब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम कर जाता है और दोनों एक हो जाता है आकर के। क्लियर बात है। दूसरा क्या है बच्चों, सेकेंड है हायर प्रेशर या हायर डेंसिटी। हायर प्रेशर या डेंसिटी जो है बच्चों फ्रीक्वेंट कोलिजन कराता है, फ्रीक्वेंट कोलिजन कराता है, और कोलिजन फ्रीक्वेंट कोलिजन कराता है। और दूसरी बात क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंट कोलिजन कराने की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, उसका जो फिजन है वह फेवरेबल हो जाता है। फिजन जो है उसका वह फेवरेबल हो जाता है, मतलब फिजन करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। क्लियर बात है बच्चों, दोनों ही पॉइंट, पहला क्या टेम्परेचर का ज़्यादा होना और दूसरा प्रेशर या डेंसिटी का ज़्यादा होना। दोनों पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अब हम उसको नोट करेंगे, आप लोग लिखेंगे उसको, इसको पॉज करके लिखिए आप लोग, देखेंगे बच्चों। हमने यहाँ पे लिखवा दिया कंडीशन फॉर फ्यूजन में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और दोनों चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और ये दोनों कंडीशन जो है बच्चों, यह सन में और कई स्टार्स में होता है, जहां पे जो मेन एनर्जी है, जो सन से हमें एनर्जी मिल रहा है, उसका बेसिस क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। जहां पर हाइड्रोजन जो है बच्चों वह प्लाज्मा स्टेट में है, और प्रोटॉन्स जो हैं वह फ्यूज करके हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एग्जांपल कर लेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे, दिस कंडीशन एग्जिस्ट इन सन एंड मैनी अदर स्टार्स। Hydrogen is plasma state and protons fuse to form हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर बात है बच्चों, 100% समझ में आया है।
यहाँ तक आप नोट करेंगे एंड देन हम लोग चलेंगे आगे। देखो बच्चों, मैंने एग्जाम्पल बताया लिया था एक पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन का। अब वो समय आ गया है जब हम लोग पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन क्या होता है और पेयर एनहिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन की। या पेयर प्रोडक्शन क्या है? पेयर का मतलब ही क्या है बच्चों? जोड़ा। पेयर का मतलब ही क्या है? जोड़ा। और यहां पर पेयर किसका है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, यही पेयर है। इसी को हम लोग पेयर कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। आइए देखते हैं, यहां पे हमने लिख दिया है, इसको समझते हैं। कहता है a gamma photon of energy greater than or equal to 1.02 mega electron volt when interact with a nucleus produces pair of electron and positron। कहता है बच्चों कि एक गामा फोटोन जिसका एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो, जब वो इंटरेक्ट करता है एक न्यूक्लियस से, तब वो प्रोड्यूस करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन। ई माइनस है और यहाँ पोजिट्रॉन जो है वो ई प्लस है। रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। अगला कहता है, हम लोग स्टेप वाइज समझ रहे हैं। अगला कहता है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पोजिट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी इक्विवेलेंट है बच्चों रेस्ट मास के, इसके वह कितना है? चाहे इलेक्ट्रॉन का हो या पोजिट्रॉन का, दोनों का क्या है? सेम है। और वो किसके इक्वल है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है। तो इस तरह से जो बच्चों एनर्जी होगा इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ पेयर, तो दो एक एक मिलाकर के एक पेयर बन गया इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास वो कितना हो जाएगा बच्चों? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का और 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिट्रॉन का। तो 0.51 प्लस 0.51 क्या हो जाएगा बच्चों? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये पेयर का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का हो गया बच्चों। तो इसलिए फॉर पेयर ऑफ प्रोडक्शन EP मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेयर के प्रोडक्शन के लिए जो फोटोन का एनर्जी होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती है कि ठीक है, इससे अगर ज्यादा हुआ तो अब कंडीशन क्या होगा? इतना होगा तब तो प्रोड्यूस होगा। अब अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो अगर अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वह ज्यादा हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, देन तब क्या होगा? कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगा। नहीं, मान लीजिए कि हम पैसा लेकर गए सामान खरीदने के लिए और हमारे पास पैसा जो है वो ज्यादा हो गया। किससे? सामान का जो प्राइस है उससे ज्यादा हो गया, तो हमारे पास कुछ पैसा बच जाएगा पैकेट में। तो वही बात है, कुछ एनर्जी बच जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा एनर्जी कितना? अब पैसा कितना बचा पॉकेट में? पैसा कितना बचा? पैसा बचा जितना हमारे पास था, और जिसको हम जितना के सामान खरीद लिए, तो जितना था उसमें से माइनस कर देंगे जितना के सामान खरीदे, तो बच जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा। तो वही बात है, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगा? ई माइनस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बच्चों। तो ये जो एनर्जी बचेगा ना, वो डिवाइड अप्रोक्सीमेटली इन इक्वल अमाउंट टू ईच पार्टिकल एज द काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी बच जाता है बच्चों, मान लो कि हम लोग दो लोग गए हैं, दो भाई गए हुए हैं मार्केट में सामान खरीदने के लिए। अब पैसा जो बच गया तो हम लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? इसको पैसा जो बच गया ना, उसको आपस में दोनों में कि चलो हम लोग मिल बांट के रख लेंगे और घर पे मौन रह जाएंगे। ठीक है, चर्चा नहीं करेंगे कितना पैसा बचा कि क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो वही जो एनर्जी बच जाएगा वो दोनों में अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बच्चों? बराबर बराबर बांट लेगा। वही में दूगो रहता है, एगो थोड़ा बड़ा रहेगा, एगो थोड़ा छोटा भाई रहेगा। तो बड़का क्या करता है? छोटका फुसला देता है कम पैसा में, बोलता है कि हो गया ना अब। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? दोनों इक्वल इक्वल में बढ़ता है। और किस फॉर्म में होता है? एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जितना बचा हुआ ये ऊपर में जो है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 1.02, मतलब जो एनर्जी बच गया डिवाइडेड बाई 2 किस लिए? क्योंकि आधा आधा बटाना है दोनों में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब अगर बच्चों बात आती है कि एनर्जी जो है वह क्या है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो पेयर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। पेयर के प्रोड्यूस होने के लिए तो इतना एनर्जी का जरूरत है। इससे अगर कम एनर्जी रहेगा तो पेयर का प्रोडक्शन होगा ही नहीं बच्चों। अब बच्चों बात आती है पेयर एनहिलेशन की। ठीक है, पेयर एनहिलेशन का मतलब यह है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का माइन करेगा बच्चों, तो वह आपस में एनहिलेट करेगा। और एनहिलेट करने के बाद बच्चों वह एनर्जी का रिलीज जो होगा वो दो गामा रे के फॉर्म में, उसका जो एनर्जी का रिलीजिंग होगा बच्चों वह गामा रे के फॉर्म में होगा। दो गामा रे के फॉर्म में उसका एनर्जी रिलीज करेगा। यही क्या कहलाता है बच्चों? पेयर एनहिलेशन कहलाता है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करेंगे और फिलहाल फिर हम लोग पेयर एनहिलेशन के बारे में लिखेंगे। नोट कीजिए इसको।
देखेंगे बच्चों, पेयर एनिहिलेशन क्या है, कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइंस दे एनिहिलेट्स, आपस में एनिहिलेट करता है, कंबाइन करता है टू ईच अदर एंड ओनली एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ 2 गामा फोटोन्स। गामा फोटोन्स के फॉर्म में क्या होता है बच्चों, 2 गामा फोटोन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। यही क्या कहलाता है बच्चों, पेयर एनिहिलेशन कहलाता है। क्लियर बात है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो थ्योरी था न्यूक्लियर फिजिक्स का वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हम लोग अब शुरुआत करेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। लेकिन इसके लिए बच्चों आप लोग को न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न दोनों का कॉन्सेप्ट जो है, दोनों का फॉर्मूला जो है वो एकदम याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। हम लोग उसको सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। अभी इस आज के वीडियो में अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता करके जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन पूछा AIPMT ने 2007 में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स के बारे में जो उसको डिस्टिंग्विश करता है बच्चों। क्या है क्वेश्चन में कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स एंड कूलम फोर्स। तो आओ बच्चों हम लोग, मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स में क्या अंतर है उसको बताना है। सबसे पहली बात ये बच्चों कि कूलम फोर्स जो है वह न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों वह शॉर्ट रेंज फोर्स है। हमने बताया भी था आपको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कि यह क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। वहीं कूलम फोर्स क्या है बच्चों, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, वो दूर दूर तक लगता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है बच्चों। अगला कहता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वह सेंटर टू सेंटर फोर्स नहीं है बच्चों, सेंट्रल फोर्स नहीं है। वहीं कूलम फोर्स जो है, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। तीसरी बात है बच्चों कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वह चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि कूलम फोर्स जो है बच्चों वह चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से 3 ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया है। हम लोग और भी ज़्यादा बता सकते हैं बच्चों इसके बारे में, तो एक एक करके हम लोग आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उसको। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स जो क्या होता है बच्चों, स्पिन पे डिपेंड करता है। वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, मतलब कूलम फोर्स जो है, वह स्पिन इंडिपेंडेंट होता है। स्पिन पे उसका स्पिन से कोई चक्कर नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग इसको लिखते हैं और देखेंगे बच्चों न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स। जल्दी जल्दी इसको करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों शॉर्ट रेंज फोर्स है, कूलम फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नॉट अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स नहीं है ये, जबकि कूलम फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। थर्ड कहता है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट है। अब सेम स्पिन अपोजिट स्पिन इसमें मैटर करता है, लेकिन कूलम फोर्स का स्पिन से कोई मतलब नहीं है। अगला कहता है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसको चार्ज वार्ज से मतलब नहीं है, जबकि कूलम फोर्स को बच्चों चार्ज से मतलब है या चार्ज डिपेंडेंट होता है। अगला कहता है न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जबकि कूलम फोर्स क्या है बच्चों, कंपैरेटिवली वीक फोर्स होता है। तो यहाँ तक की बात है बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स का थ्योरी हमने बता दिया है आप लोगों को। बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में, कब, जब थ्योरी कंप्लीट रहेगा तब। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा जो थ्योरी है बच्चों आप लोग बार बार पढ़ेंगे, 2 3 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ो बच्चों, ताकि कल मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊं तो उसमें मजा आ जाए। ठीक है बच्चों, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।